हेलो दोस्तों नमस्कार। हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही प्यारा सेशन है, जिस सेशन का नाम है नरेशन। आज मैं आपको बताऊंगा कथन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है सारे बच्चों का इस टॉपिक में, लेकिन आज मैं दूर करूंगा इस कन्फ्यूजन को। एक शायरी के माध्यम से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अरे कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। अब दोस्तों, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। अरे तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। ये सारी बातें बच्चों आपको कहनी है कब? जब आपका रिजल्ट आएगा तब। लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे सपने हैं आपसे, आपके माँ बाप के। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए 20 मिनट्स, आई वांट वाली 20 मिनट्स, मैं आपके 20 मिनट चाहता हूँ। तो शुरू करता हूँ और ख़त्म करूँगा, और जब वीडियो समाप्त होगा तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में मनीष भैया आपने वीडियो में इतनी अच्छी तरीके से नरेशन बताया कि मैं किसी को कभी भी कहीं भी पढ़ा सकती हूँ या पढ़ा सकता हूँ, बता सकती हूँ या बता सकता हूँ। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। कहा गया है क्लास 12 इंग्लिश। ज़रूरी नहीं कि आप क्लास 12 में हो तभी आपके ये वीडियो है। 10th के बच्चे हो, 11th के बच्चे हो, 9th के बच्चे हो, 6, 7, 8 या किसी भी क्लास के बच्चे हो, ये आपके ग्रामर का बहुत ही बेहतरीन सेशन है बच्चों। कहा गया है कंप्लीट नरेशन, वन शॉट, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ सारा डाउट क्लियर होगा। तो चलिए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने नरेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा है नरेशन, और मैंने अपने खुद के हाथों से इसे बनाया है। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है और इतनी मेहनत से मैंने इसको लिखा है और आपको समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन जब मैंने मेहनत किया और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तो किसके लिए? आपके लिए। जब मैंने इतनी मेहनत की है तो क्या आप इस वीडियो को देखकर थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते? और देखना किस लिए है? जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए और समझिए, और रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है नरेशन। नरेशन में होता है कथन। नरेशन वर्ड जो है बच्चा, ये नरेट से बना है। नरेट में होता है कहना, नरेट में होता है कहना, और नरेट से ही नरेशन बना है। नरेशन में होता है कथन, और कथन यानी कोई भी बात कहना। कोई भी बातें दो तरीके से कही जाएंगी, एक तो आपके सामने कही जाएंगी और एक आपके पीठ पीछे कही जाएगी। जो सामने बातें कही जाएंगी उसे डायरेक्ट कहते हैं, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो आपके पीछे बात होगी उसे कहते हैं इनडायरेक्ट, यानी कहते हैं चुगली करना, बुराई करना। वैसे ही बाबू नरेशन के दो पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हम प्रत्यक्षवाच्य कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच को हम अप्रत्यक्षवाच्य कहते हैं। जैसा कि आप देखो, डायरेक्ट स्पीच में होता है प्रत्यक्षवाच्य और इनडायरेक्ट स्पीच में होता है अप्रत्यक्षवाच्य। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? यहाँ पर लिखा हूँ कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उसे ही हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब होता है जब दो व्यक्ति की बात सुनकर तीसरा व्यक्ति चौथे को बताता है तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। यानी दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट स्पीच है, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच हो रही बात कोई थर्ड पर्सन सुनकर फोर्थ पर्सन को बताएगा तो उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट। इसे हम क्या कह सकते हैं? चुगली करना भी कह सकते हैं। इसे क्या करना कह सकते हैं? चुगली करना। आपके एग्जाम में बच्चों डायरेक्ट स्पीच देता है, आपको उसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कैसे पहचानोगे कि डायरेक्ट स्पीच है? तो जब कभी भी आपको पहचानने के लिए कामा और इन्वर्टेड कामा कहीं पर दिख जाए, सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा ही डायरेक्ट स्पीच की पहचान होती है। एग्जाम में आपके डायरेक्ट स्पीच देगा, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है, मैं बताने चल रहा हूँ। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ यहाँ पर लिखा हूँ वेलकम टू मनीष की वीडियो। ये आपका जो चैनल जिस पर आप वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है मनीष का वीडियो, और मैं मनीष श्रीवास्तव आपके साथ हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका सेकंड पेज। इसमें भी बहुत मेहनत की गई है। यहाँ पर लिखा हूँ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में होता है संरचना। संरचना का मतलब मैं बताना चाहता हूँ डायरेक्ट स्पीच में क्या चीज़ें कहाँ पर होती हैं। यदि आपने इसको जाना ना, तभी तो आप इनडायरेक्ट में चेंज कर पाओगे। तो लिखा है बच्चा एग्जाम्पल में, मनीष सेज टू मी, मनीष मुझसे कहता है यू आर गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम एक अच्छी लड़की हो। तो मनीष कोई आदमी है, उसने मुझसे कहा कि तुम अच्छी लड़की हो,
और मुझको उसने ऐसा कहा कि तुम अच्छी लड़की हो। इस बात को अगर मैं आपको बताऊंगा तो मैं कहूँगा कि मनीष मुझसे कहता है कि तुम अच्छी लड़की हो, तो आप कहोगे मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं कहूँगा आप अच्छी लड़की नहीं हो, मनीष ने मुझको अच्छा कहा है। तो तुम वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, यही बात कंफर्म अगर हो जाए तो ये कंफर्म हो जाएगा किसने किसको क्या कहा, और किसने किसको क्या कहा इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम इनडायरेक्टली सीखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मनीष सेज टू मी, मनीष मुझसे कहता है यू आर गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा है और अंतिम में कामा इन्वर्टेड कामा है। ये पहचान है बच्चों, यह आपका डायरेक्ट स्पीच है, और इस डायरेक्ट स्पीच में क्या चीज़ कहाँ पर होता है उसे जानना आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा है मनीष सेज टू मी। ये कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर जितना बड़ा सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्ट का मतलब होता है सूचना, आईएनजी में होता है रहा रही रहे, और स्पीच में होता है वाच्य। तो इसकी हिंदी हो जाएगी सूचना दे रहा वाच्य, सूचना दे रहा वाच्य। इस पूरे सेंटेंस में मनीष क्या है, सब्जेक्ट है, और ये मनीष किसका सब्जेक्ट है बाबू, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। और यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये मी किसका ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सेज टू क्या है, ये जो सेज टू है ना, इसके स्थान पे सेज भी आएगा, सेड टू भी आएगा और सेड भी आएगा। चार चीज़ें आएंगी, सेज टू, सेज, सेड टू, सेड। इन चारों चीज़ों को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग का मतलब सूचना दे रहा, और वर्ब माने क्रिया। तो सूचना दे रही हुई क्रिया, सूचना दे रहा हुआ वाच्य, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का। इतनी बातें समझ। आगे देखो यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है यू आर गुड गर्ल, तुम अच्छी लड़की हो। ये छोटा सा सेंटेंस है, मान लो ये बड़ा सा सेंटेंस हो तब पर भी, चाहे छोटा सेंटेंस हो चाहे बड़ा सेंटेंस हो, अगर वो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है तो उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टेड का मतलब होता है ईडी का मतलब थर्ड फॉर्म, चुका चुकी चुकी। तो इसका मतलब हो जाएगा सूचना दे चुका वाच्य, यानी ये काम पूरा हो गया है, ये काम पूरा नहीं हुआ है। ये आपका कंटिन्यूअस या अपूर्ण है, ये आपका परफेक्ट यानी पूर्ण है। तो लिखा है यू, यू इज़ द सब्जेक्ट। यू किसका सब्जेक्ट है बाबू, यू आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। जिस तरीके से मनीष रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, वैसे यू रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। और यहाँ पर आर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो या कोई भी मेन वर्ब हो तो उसे हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। इसकी हिंदी होती है सूचना दे चुकी हुई क्रिया, सूचना दे चुका हुआ वाच्य, और सूचना दे रही हुई क्रिया, और सूचना दे रहा हुआ वाच्य। आशा करता हूँ कितनी बातें समझ आएगी, कौन चीज़ कहाँ पर होती है। अब बात आती है रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब माने सूचना दे रहा हुआ वाच्य, जो कि दो प्रकार से होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है। फर्स्ट में लिखा है सेज टू और सेज, सेकंड में लिखा है सेड टू और सेड। जो सेज टू और सेज होता है बच्चों, ये प्रेजेंट होता है, और जो सेड टू और सेड होता है ये पास्ट होता है। प्रेजेंट में जो आपका सेज टू और सेज आता है, इसका मतलब होता है कहता है, कहती है, कहते हैं, क्योंकि ता है ती है कहाँ आएगा, प्रेजेंट में आएगा। और बच्चा जब पास्ट की बात आती है तो जहाँ पर सेड आएगा या सेड टू आएगा उसे हम पास्ट कहेंगे। इसका मतलब होता है कहा, कही, कहे। तो रिपोर्टिंग वर्ब दो प्रकार के प्रेजेंट में होते हैं और पास्ट में होते हैं। सेज टू और सेज होता है वो प्रेजेंट में होता है, सेड टू और सेड जो होता है वो पास्ट में होता है। तो आशा करते हैं कि सेकेंड नंबर पेज आपको समझ में आया होगा। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये रहा आपके सामने तीसरा पेज, जिसमें बहुत मेहनत की गई है। इसमें मैंने बताया है कि टाइप ऑफ नरेशन, कथन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कथन के प्रकार, टाइप ऑफ नरेशन। व्हेन एनी पर्सन आस्क्ड टू हाउ मेनी टाइप ऑफ नरेशन यू कैन गिव द आंसर ओनली 5 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नरेशन। First of all assertive sentence, and second of all interrogative sentence, and third of all imperative sentence, and fourth of all optative sentence, and fifth of all exclamative sentence. But how we can define, लेकिन हम किसी को कैसे बताएंगे, तो इसको सीखते हैं। फर्स्ट नंबर जो असर्टिव सेंटेंस होता है, इसका मतलब होता है कथनात्मक वाक्य। सेकेंड नंबर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और थर्ड नंबर बच्चा जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इसका मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। और फोर्थ नंबर जो ऑप्टेटिव होता है, इसका मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। और एक्सामेटिव सेंटेंस होता है, उसकी हिंदी होती है विस्मयादिबोधक वाक्य। ये तो आपका प्रकार हो गया, ये उसका मीन्स हो गया। लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि इम्परेटिव है कि इंट्रोगेटिव
इम्परेटिव है कि ऑप्टेटिव है कि एक्सामेट्री है कि असर्टिव है। तो उसका तरीका क्या है, ध्यान समझो। कामा इन्वर्टेड कामा, क्या बच्चा, कामा इन्वर्टेड कामा। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है मे आई यूज योर फोन, तो यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा और अंतिम में कामा इन्वर्टेड कामा है। तो इस कामा इन्वर्टेड कामा के बाद यहाँ पर अगर स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगी, किससे होगी, सब्जेक्ट से, तो वह कौन सा सेंटेंस होगा, असर्टिव। अगर आपके कामा इन्वर्टेड कामा के बाद, किसके बाद बच्चा, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्टिंग होगी तो वह आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट ना हो, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद सब्जेक्ट से स्टार्ट ना हो तो उसे हम कहेंगे इम्परेटिव। और अगर कामा इन्वर्टेड कामा के बाद मे से स्टार्ट हो और अंतिम में ये मार्क आए एक्सामेट्री मार्क, तो इसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। लेकिन जब कभी भी कामा इन्वर्टेड कामा के बाद हुर्राह वर्ड आए, ओह वर्ड आए और उसके बाद ये एक्सामेट्री मार्क आएगा तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बच्चा एक्सामेट्री सेंटेंस। अब समझाता हूँ, बहुत ध्यान समझो। मैंने कहा ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर गोइंग टू आगरा, तो यू यानी सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि लिखा भी हो कि कामा इन्वर्टेड कामा के बाद सब्जेक्ट से स्टार्ट हो। और अगर यही कहता ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, वेयर आर यू गोइंग टूडे, कि तुम आज कहाँ जा रहे हो, तो वेयर में डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट हुआ है या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। पर बच्चा अगर कामा इन्वर्टेड कामा के बाद ऐसे कहते हैं ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले आओ, ओपन दी बुक, किताब को खोलो, सिट डाउन देयर, वहाँ बैठ जाओ, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये सब आज्ञा दे रही हैं, आदेशात्मक वाक्य हैं। तो जहाँ पर सब्जेक्ट से स्टार्ट ना होगा उसे इम्परेटिव कहेंगे। लेकिन जहाँ पर ऑप्टेटिव की बात आएगी, ऑप्टेटिव की पहचान होते ही कामा इन्वर्टेड कामा के बाद मे से स्टार्ट हो, अंतिम में एक्सामेट्री मार्क आए। और एक चीज़ ध्यान देना, एग्जाम्पल पहले बता दूँ फिर बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि माई मदर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, मे यू गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। माई मदर सेड टू मी, मेरी माता ने मुझसे कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको दीर्घायु करें। लेकिन एक चीज़ देखो बच्चा, अगर मे से स्टार्टिंग है, अंतिम में क्वेश्चन मार्क आएगा तो ये भाग हमारा इंट्रोगेटिव में हो जाएगा। लेकिन अगर मे से स्टार्टिंग हो, अंतिम में एक्सामेट्री मार्क आएगा तो ये ऑप्टेटिव के अनुसार काम करेगा। यानी अगर क्वेश्चन मार्क अंतिम में आएगा तो आप इंट्रोगेटिव के हिसाब से नरेशन चेंज करना, और अगर ये एक्सामेट्री मार्क अंतिम में आएगा तो ऑप्टेटिव के हिसाब से करना। आपको तरीका मैं बताऊंगा, पहले आप पहचानना सीखूं। बात समझ में भैया। आगे बात आती है एक्सामेट्री। मैंने बताया कि आपको कहा दिया जाए ही सेड टू मी, उसने कहा हुर्रा आई हैव ओन दिस मैच, उसने खुशी में कहा कि मैं इस मैच को जीत गया हूँ। तो उसने अपने अंदर के भावों को जगाया, जिसमें जॉय आएगा, सारो आएगा, सरप्राइज आएगा। ये सब जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको मीन्स बता रहा हूँ, इसका प्रकार बता रहा हूँ, इसका मीन्स बता रहा हूँ और पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। आ रहा है तो कमेंट करके बताइए हाँ सर समझ में आ रहा है। तो एक बार आप मुस्कुराइए और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो ये रहा आपके सामने बहुत ही मेहनत करके बनाया गया पेज, असर्टिव सेंटेंस। 5 प्रकार में, पहला प्रकार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ असर्टिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है कथनात्मक वाक्य। इसकी पहचान मैंने बताया था, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होगी। स्टार्टिंग किससे होगी? सब्जेक्ट से। अगर कामा इन्वर्टेड कामा के बाद सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होगी, ही, सी, इट, यू, वी, दे, किसी का नाम आए, अगर सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होगी तो उसे हम असर्टिव कहेंगे। और बाबू इसे हम 2 लेवल में पढ़ेंगे, और पहला लेवल होगा लेवल नंबर 1 और दूसरा लेवल होगा लेवल नंबर 2। तो लेवल नंबर 1 में हम पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद 2 पढ़ाएंगे कि कोई भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में हम असर्टिव सेंटेंस में अगर होगा तो कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर लिखा हो लेवल नंबर 1। लेवल नंबर 1 में जहाँ पर आपके नरेशन में सेज टू और सेज आएगा वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, उसे हम लेवल नंबर 1 कहेंगे। जहाँ पर सेड टू और सेड आएगा उसे लेवल नंबर हम 2 कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है मनीष सेज टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा आई कैन डू इट,
मनीष उससे कहता है कि मैं यह कर सकता हूँ, तो यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा के बाद आई इज़ द सब्जेक्ट, स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हुई है। लेकिन अगर यहाँ सेज टू आया है और सेज अगर आएगा तो उसको हम वेरिएबल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। पर यहाँ पर अगर सेड टू या सेड आएगा तो उसे हम वेरिएबल नंबर सेकेंड के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग सब्जेक्ट से है और ये असर्टिव सेंटेंस है। तो इसी चीज़ में हम पहले लेबल नंबर फर्स्ट देखेंगे फिर सेकंड। तो बिना देर किए ध्यान समझो। लेबल नंबर फर्स्ट में जहाँ पर सेज टू आएगा उसकी हिंदी होती है कहता है कहती है, इसे हम टेंस में चेंज करेंगे और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट कंजक्शन यूज करेंगे और सब्जेक्ट के स्थान पे ही सी यूज करेंगे। ये सब्जेक्ट क्या होता है ध्यान समझो कि कामा इन्वर्टेड कामा के बाद अगर यू वी दे ही सी इट कोई सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हुई है तो उसको उसके स्थान पे नहीं लिखेंगे, उसको हम चेंज करेंगे 1 2 3 अपान SON, इसको 123/सन कहते हैं। ये फार्मूला के अनुसार काम करता है और इसी फार्मूले के अनुसार से हम सब्जेक्ट को ही या सी में कन्वर्ट करते हैं। जहाँ पर आदमी होता है वहाँ पर ही करते हैं, जहाँ पर औरत होता है वहाँ सी करते हैं। जैसे बच्चा देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजिंग है, आई आएगा, आई में मैं होता है, वी आएगा, वी में हम होता है। अगर कामा इन्वर्टेड कामा के बाद आई वर्ड आए या वी वर्ड आए यानी मैं और हम आएगा तो उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ध्यान समझो, इस कामा इन्वर्टेड कामा के बाद यहाँ पर आई आया है तो आई आए या वी आए, अगर आई आएगा और वी आएगा तो उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मनीष है, क्या है, मनीष, और मनीष आदमी है यानी लड़का है यानी मैं लड़का हूँ, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में ही लिखेंगे। और अगर यहाँ पर लड़की होता तो यहाँ पर सी लिखते हैं, यहाँ पर प्लूरल होता तो यहाँ पर हम दे लिखते हैं। वैसे ही बच्चा सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। अगर यहाँ पर यू होता तो उसे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते, ऑब्जेक्ट में हिम है तो यहाँ ही हो जाता, कोई लड़की होता तो यहाँ सी हो जाता। इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा। आई वी आए तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन में यू आएगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ही सी इट या किसी का नाम आएगा तो ये क्या है, थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंजिंग करनी नहीं पड़ेगी। तो आप अब इसको याद कर लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और SON 123/सन को फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन कहते हैं। और यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंजिंग के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट आता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ाएंगे आपको लेबल नंबर सेकेंड, अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो कैसे आप चेंज करोगे। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने लेबल नंबर सेकेंड। लेबल नंबर सेकेंड मैंने आपको बताया कि सेट टू आएगा तो आपको टोल्ड करना है। पहले क्या था, सेज टू था तो टेल सीखते थे, अब सेट टू आएगा तो टोल्ड करना है। कामा इन्वर्टेड कामा में वहाँ भी दैट था, यहाँ भी दैट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद ही और सी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वहाँ भी चेंज होगा, यहाँ भी। तो दोनों में अंतर क्या है, अंतर इतना सा है कि वहाँ पर सेज टू का टेंस होता था, यहाँ पर सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, इतना सा अंतर है। और टेंस चार्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और टाइम चार्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी जहाँ पर सेज टू या सेज आएगा वहाँ पर दो चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, यानी टेंस और टाइम नहीं बदलता। और जहाँ पर सेट टू आता है वहाँ पर दो चीज़ की टेंशन लेनी है, एक तो टेंस की और एक तो टाइम की। यानी टेंस भी चेंज होता है और टाइम भी चेंज होता है। तो टेंस और टाइम को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर टेंस और टाइम चेंज होगा तभी आप कर पाओगे। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चा, पहले टेंस की बात करेंगे हम, उसके बाद टाइम की बात करेंगे। टेंस में लिखा है टेंस चार्ट, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, दो टेंस हैं। प्रेजेंट टेंस में PIT, PCT, PPT, PPCT यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और PIT, PCT, PPT, PCT इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आप जानते हो कि डू डच का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, इज MR प्रेजेंट कंटीन्यूअस, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट और हैज बीन हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है। डिड का यूज पास्ट इंडिपेंडेंट में, वाज वर्ब का यूज पास्ट कंटीन्यूअस में, हैड का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में और हैड बीन का यूज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है। लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब कैसे बदलता है, तो पहला जो होता है वो पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में पास्ट इंडिपेंडेंट का डिड लगता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज MR तो पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर्ब लगता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन हैव बीन होता है। तो यहाँ पर चेंजिंग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से हैड बीन से होती है। यानी ये सारी चीज़ें 1 बाई 1 उठकर यहाँ हो गई। तो जब इसका नरेशन चेंज करोगे तो पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट परफेक्ट का हैड उठ के लगता है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का लगता है हैड बीन। और पास्ट परफेक्ट का चेंज नहीं होता, हैड का हैड होता है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से होता है, यानी हैड बीन ही होता है। यानी 1 2 3 4 1 3 2 4 3 3 4 4। सुन में आगे बच्चा। अब इसके बाद ध्यान दोगे फ्यूचर टेंस है नहीं, फ्यूचर में दो चीज़ आती हैं, एक तो विल आता है एक तो शैल आता है। तो जहाँ पर विल आएगा वुड कर देना, जहाँ पर शैल आएगा शुड कर देना, जहाँ पर कैन आएगा कुड कर देना, जहाँ पर मे आएगा माइट कर देना, जहाँ पर मस्ट आएगा हैड टू कर देना। तो ये है हेल्पिंग वर्ब का चार्ट और इस हेल्पिंग वर्ब के चार्ट को अच्छी तरीके से देख लो, इसको नोट कर लो, ये भविष्य में काम देगा। क्योंकि जब नरेशन चेंज करते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसका हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे क्या आएगा। तो बच्चा ऐसे ही चार्ट को नोट करोगे और समझोगे और वीडियो को पूरा देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं टाइम का चार्ट। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आइए देखते हैं टाइम का चार्ट। तो ये रहा आपके सामने टाइम चार्ट। यहाँ पर लिखा गया बच्चा टाइम चार्ट, और टाइम चार्ट में जहाँ टुडे आएगा वहाँ दैट डे लिखना, टुमारो आएगा द नेक्स्ट डे, स्टरडे आएगा द प्रीवियस डे, और नाउ आएगा तो देन, हियर आएगा तो देयर, और दिस आएगा तो दैट लिखना है, फ्रॉम आएगा टू लिखना है, कम आएगा तो गो लिखना है, दीज आएगा तो दो लिखना है, आफ्टर आएगा तो बिफोर लिखना है। ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना है। ये है टाइम चार्ट। एग्जाम्पल में समझो, लिखा है विराट सेड टू अनुष्का, विराट ने अनुष्का से कहा यू आर ब्यूटीफुल नाउ, अब तुम सुंदर हो। तो विराट अनुष्का से कहा कि अब तुम सुंदर हो, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, विराट के स्थान पे विराट। कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलता नहीं है, सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट। और पहला अक्षर नाम रहेगा तो कैपिटल से, विराट विराट हो गया, सेट टू कन्वर्ट होगा टोल्ड में, अनुष्का अनुष्का हो जाएगी, कामा इन्वर्टर कामा दैट में आ जाएगा, यू इज द सेकंड पर्सन टॉक टू आवर ऑब्जेक्ट, आवर ऑब्जेक्ट इज लड़की, लड़की है अनुष्का, तो सी करेंगे। अब देखो सेट टू आया है तो टेंस बदला, आर आया है तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस से जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में, तो सी सिंगुलर है तो वाज हो गया। अब ब्यूटीफुल के स्थान पे ब्यूटीफुल, और यहाँ पर नाउ आया है तो नाउ किस में चेंज होता है बच्चा, देन में होता है। तो हो गया विराट, हो गया विराट टोल्ड अनुष्का दैट सी वाज ब्यूटीफुल देन, तो ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। ऐसे ही देखो लेवल नंबर फर्स्ट का है, रोहित सेज टू राम, रोहित राम से कहता है वी कैन स्विम इन दिस रिवर, हम इस नदी में तैर सकते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा रोहित, सेज टू का हो जाएगा टेल्स क्योंकि लेवल नंबर फर्स्ट है, राम के स्थान पर राम हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा दैट हो गया, वी इज द फर्स्ट पर्सन टॉक टू आवर सब्जेक्ट लड़का, लड़का है तो ही का यूज करेंगे, और सेज टू है टेंस नहीं बदलेगा, वी के साथ कैन था तो ही के साथ भी कैन रहेगा, स्विम के स्थान पे स्विम, इन के स्थान पे इन, दिस के स्थान पे दिस, और रिवर के स्थान पे रिवर। तो कितना सरल था। आज हमने सिखाया आपको नरेशन किसे कहते हैं और नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पहचानेंगे, और फर्स्ट नंबर बता दिया असर्टिव सेंटेंस। इसका पार्ट नंबर सेकंड बहुत जल्द लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं बचे हुए चारों नरेशन के बारे में बताऊँगा। तो अगर मेरे भाई और बहनों आपको वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करना नहीं भूलेंगे, और ये चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। तो जल्दी कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए और जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। और फिर से कहना चाहूँगा, कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। ये बात आपको कहनी है कब, जब रिजल्ट अच्छा आएगा तब। तो बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, बिंदास रहो, ज़बरदस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।